तो हम लोग देख रहे थे ग्रहों में 8 ग्रहों में से 6 ग्रह हमारा कंप्लीट हो चुका था, 2 और बचा हुआ था। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो आज इन दोनों ग्रहों को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स में हैं, वो सबको करके ये टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यूरेनस से। तो यूरेनस एक पहले एक चीज याद रखना है कि अभी तक जो ग्रह ढूंढे गए हैं, जो 6 ग्रह अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, इस 6 ग्रह में तो एक तो हमारा हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के अलावे जो 5 ग्रह है, इनको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए पहली बार किसी ग्रह को किसी यंत्र के सहारे जो खोजा गया वो है यूरेनस। ठीक है, और इसी कारण से यूरेनस को कहा जाता है आधुनिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आधुनिक ग्रह। ठीक है, आधुनिक ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जिसको पहली बार दूरबीन के सहायता से ढूंढा गया था, या यूं कहें किसी यंत्र के सहायता से ढूंढा गया। तो यंत्र से ही हमारा आधुनिक युग का शुरुआत माना जाता है, क्योंकि आधुनिक युग उसी को कहते हैं जब बहुत सारे यंत्र हमारे पास आ गए। तो आधुनिक ग्रह अगर पूछा जाए किसको कहते हैं, तो यूरेनस को। और यूरेनस की खोज किसने की थी? तो इसको पहले भी मैंने बताया हुआ है इससे रिलेटेड कि यूरेनस का रंग जो है वो है हरा। ठीक है, और हरा से ही याद रखना है हर्शेल। क्या नाम है इसका? हर्शेल, विलियम हर्शेल। तो अगर पूछा जाए खोज किसने किया है, तो किसने किया है? विलियम हर्शेल ने। ठीक है, विलियम हर्शेल। तो यूरेनस के खोजकर्ता कौन हुए? विलियम हर्शेल। दूरबीन की सहायता से खोजा गया या देखा गया पहला ग्रह कौन सा है? ये है यूरेनस। और यूरेनस को खोजा गया दूरबीन के सहायता से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आधुनिक ग्रह। ठीक है, इसके बाद इसका है परिक्रमण काल, मतलब कितने समय में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो कितने समय में कर लेता है? 84 वर्ष में। इसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 84 वर्ष। ठीक है, सबसे अधिक समय लगेगा नेपच्यून को, ऑब्वियस है। जितना दूर हम लोग चलते जाएंगे सूर्य से, सूर्य का परिक्रमा करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। तो ये सेकेंड लास्ट ग्रह है। और सबसे अधिक समय जो लगता है वो लगता है नेपच्यून को, जो कि 165 वर्ष है, और इसको लगता है 84 वर्ष। अगर परिभ्रमण काल पूछा जाए, मतलब अपने अक्ष पे ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, या यूं कहें कि यूरेनस का दैनिक जो अवधि है, दैनिक गति का अवधि, यानी दैनिक एक दिन में जो हम लोग एक रोटेशन पूरा कर लेते हैं उसी को एक दिन कहते हैं। तो इसका एक दिन कितने अवधि का है अगर ये पूछा जाए, कितने का है? 17 घंटा 14 मिनट। कितने का है? 17 घंटा 14 मिनट। यानी यूरेनस का परिभ्रमण काल है 17 घंटा 14 मिनट, यानी वहां का जो एक दिन होगा वो होगा 17 घंटा 14 मिनट का, और वहां का जो एक वर्ष होगा वो होगा पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर। ठीक है, अक्षीय झुकाव, अब ये इसका दूसरा खासियत है, अक्षीय झुकाव। यानी सभी ग्रह जो है कुछ ना कुछ झुका हुआ है, अपने एक्सिस पर टिल्टेड है। ये काफी ज्यादा झुका हुआ है, 97.7 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 97.7 डिग्री ये झुका हुआ है, यानी ऑलमोस्ट ये 100 डिग्री के आसपास झुका हुआ है, जिस कारण से इसको हम लोग कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, तो दो अन्य नाम इसका हो गया, दो उपनाम हो गया। एक हो गया आधुनिक ग्रह, इसका भी रीजन जान गया कि क्यों कहते हैं आधुनिक ग्रह, और दूसरा क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। क्यों कहते हैं लेटा हुआ ग्रह? क्योंकि अपने अक्ष पर यह लगभग 100 डिग्री के आसपास, 97.7 डिग्री है। इसको कई जगह 98 डिग्री लिखा जाएगा, कई जगह 100 डिग्री भी लिख दिया जाता है। तो लगभग 100 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है, जिस कारण से ये लेटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद अगर पूछा जाए हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर भी होगा यूरेनस। ये पहले भी हम बता चुके थे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुरुआत से दूसरा, और सबसे ठंडा ग्रह अंतिम से दूसरा। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस। और यहाँ का जो न्यूनतम ताप जा सकता है वो है -224 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -224 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे न्यूनतम ताप है। ठीक है, अब कई बार लोगों को लगता है कि नेपच्यून सबसे दूर है, तो वहां का ताप कम होना चाहिए। ऑब्वियस है, होना भी चाहिए, लेकिन जो नेपच्यून का तापमान है वो -220 डिग्री के आसपास रहता है, और इसका जो तापमान है वो -224 डिग्री तक जाता है। ठीक है, याद रखोगे। अगर यूरेनस का रंग पूछा जाए तो इसका रंग है हरा, यानी ग्रीन। ठीक है, इसका रंग है हरा। ठीक है, यूरेनस का रंग और नेपच्यून का रंग ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों का रंग जो है वो हरा और ब्लू का मिक्सर है, यानी यूरेनस का भी रंग हरा है और ब्लू दोनों है, और नेपच्यून का रंग हरा और ब्लू दोनों है। लेकिन यूरेनस को जब देखेंगे तो ज्यादा हमको ये ग्रीनिश नजर आएगा, वहीं पर जब नेपच्यून को देखते हैं तो ये ब्लूइश नजर आता है। इसीलिए हरा ब्लू अगर पूछा जाए, यानी हरा नीला रंग पूछा जाए, तो ये आंसर हो जाएगा नेपच्यून। वहीं पे सिर्फ अगर हरा पूछा जाए तो आंसर होगा
यूरेनस, ठीक है। यूरेनस का रंग कैसा है? हरा, ठीक है। और अगर पूछा जाए हरा रंग होने का कारण क्या है, तो कारण है मीथेन। क्या कारण है? वहां पर मौजूद मीथेन, ठीक है। यूरेनस का रंग है हरा, और रंग हरे रंग का कारण क्या है? उसके वातावरण में मौजूद मीथेन, ठीक है। रिंग्स, अब ये पहले भी बता चुके हैं कि रिंग्स जो है, जितने भी गैसियस प्लैनेट्स हैं सभी के पास रिंग्स हैं। लेकिन हम लोग पहले से जानते थे, पहले ये सब मानते थे कि रिंग्स जो है वो सिर्फ सैटर्न के पास है। सैटर्न के रिंग्स के बारे में हम लोग कल देखे थे। सैटर्न के पास यानी शनि के पास 7 रिंग्स है। लेकिन इसके बावजूद इसके अलावे भी जो ये 4 ग्रह, इन चारों ग्रहों के पास रिंग्स हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है यूरेनस। तो 2 का रिंग्स अच्छे से याद रखोगे। एक हो गया सैटर्न यानी शनि, शनि के पास 7 रिंग्स हैं। वहीं पर जब यूरेनस का बात करेंगे तो यूरेनस के पास कुल रिंग्स है 13। कितना रिंग्स है? 13। इस 13 में से प्रमुख रिंग्स अगर पूछा जाए वो है 5, और इस पांचों का नाम तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पांचों का नाम बहुत आसान है। क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो याद रखोगे इसके 13 रिंग्स हैं, लेकिन प्रमुख रिंग्स कितने हैं? 5। प्रमुख कितने हैं? 5। और इस पांचों का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ठीक है। कई बार यही सवाल पूछ लेता है कि बताओ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन किसके रिंग्स है? किसके रिंग्स हैं? ये सभी रिंग्स है यूरेनस के, ठीक है। इसके बाद है उपग्रह, यानी यूरेनस के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके पास टोटल उपग्रह है 28। अगर कई जगह 28 नहीं मिले तो मिलेगा 27, वो भी आंसर सही है। पर अगर दोनों मिले तो हम लोग हमेशा आंसर करेंगे 28। तो यूरेनस के पास टोटल उपग्रह कितने हैं? 28। इसमें सभी का नाम तो याद रखना नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख है जिसको याद रखना है। इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह, ये पहले भी याद कर चुके हो, ये है टाइटेनिया। कौन सा ग्रह है? उपग्रह है टाइटेनिया। लास्ट का 3 ग्रह जो है उसका उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये हम बता चुके थे। जैसे कि शनि, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा है? टाइटन। उसके बाद यूरेनस यानी अरुण का सबसे बड़ा ग्रह है टाइटेनिया, और वरुण का यानी नेपच्यून का सबसे बड़ा ग्रह है ट्राइटन। ये तीनों का अच्छे से याद रखोगे। तो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया, ठीक है। इसके बाद जो कुछ और नाम याद रखना है वो है ओरेबॉन, ठीक है, एरियल, अंबारियल और मिरांडा। क्या क्या नाम है? ओरेबॉन, एरियल, अंबारियल और मिरांडा। तो सभी ये जो 5 उपग्रह हैं इसको याद रखोगे। फिर से रिपीट करते हैं, टाइटेनिया, ओरेबॉन, एरियल, अंबारियल और मिरांडा। ये सब किसके उपग्रह हैं? ये सब यूरेनस के उपग्रह हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे छूट गया, इसको याद रखोगे। यूरेनस का जो घूर्णन दिशा है, ठीक है, 2 ग्रह है, इसको पहले भी बता रखे हैं कि 2 ग्रह है हमारे सौरमंडल में जिसका घूर्णन दिशा उल्टा है। यानी जो बाकी 6 ग्रह है उसका घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूर्व, यानी अपने अक्ष पे जो ये घूमता है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन ये 2 ग्रह कौन कौन सा है? यू और वी, यानी यूरेनस और वीनस, ये घूमता है पूर्व से पश्चिम। इसीलिए अगर कभी यूरेनस का घूर्णन दिशा पूछा जाए, क्या आंसर होगा? पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। और बाकी सभी ग्रह यानी यूरेनस और वीनस को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व, ठीक है। इतना सारा फैक्ट्स है, इसको याद रखोगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यूरेनस का खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। दूरबीन से खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? यूरेनस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक ग्रह। परिक्रमण काल कितना है इसका? 84 वर्ष। मतलब इसका जो एक वर्ष होता है वो 84 वर्ष का होता है। जो सूर्य के चारों तरफ घूमने में इसको समय लगता है वो है 84 वर्ष। परिभ्रमण काल मतलब अपने अक्ष पे जो घूर्णन काल है इसका वो है 17 घंटा 14 मिनट। यानी यूरेनस पर एक दिन कितने का होता है? 17 घंटा 14 मिनट का। अक्षीय झुकाव कितना है? 97.7 डिग्री, या अप्रोक्स 100 डिग्री के आसपास हमारे एग्जाम में रह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछा जाए तो कौन है? यूरेनस। और यहाँ का न्यूनतम तापमान कितना जा सकता है? -224 डिग्री सेल्सियस। रंग कैसा है? हरा। कारण क्या है? मीथेन, ठीक है। रिंग्स की संख्या टोटल कितनी है? 13। इसमें से प्रमुख कितने हैं? 5, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 28, जिसमें से हमको याद रखना है 4-5 का नाम। पहला सबसे बड़ा कौन है? टाइटेनिया। उसके बाद ओरेबॉन, ठीक है, एरियल, अंबारियल और मिरांडा, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलो अब आखिरी ग्रह है वो है नेपच्यून। 8वां ग्रह हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रह का लिस्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो नेपच्यून का खोज करता, तो यूरेनस का खोज करता था विलियम हार्शेल, और नेपच्यून का खोज करता है जॉन गाले। क्या नाम है इसका? जॉन गाले, ठीक है। क्या नाम है? जॉन गाले। नेपच्यून के खोजकर्ता कौन है? जॉन गाले, ठीक है। नेपच्यून का परिभ्रमण काल मतलब अपने अक्ष पे घूर्णन का काल अगर पूछा जाए तो ये है 16 घंटा 6 मिनट, या कई जगह लिखा हुआ मिलेगा 17 घंटा, दोनों सही है, ठीक है। तो 16 घंटा 6 मिनट या 17 घंटा जो मिल जाए
एग्जाम में पूछा गया और वहां पर इसका जो पूर्णन काल लिया है वो 17 घंटा के आसपास लिया है, ठीक है, अप्रोक्स ले लिया जाता है। ऐसे 16 घंटा 6 मिनट मिले या 17 घंटा मिले, जो मिले दोनों सही है, ठीक है। परिक्रमण काल मतलब उसका एक वर्ष कितने का होता है, तो सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर है, इसलिए सबसे अधिक होगा, इसीलिए इसका परिक्रमण काल जो है यानी एक वार्षिक जो वर्ष का पीरियड है वो सबसे अधिक है, और वो है 165 वर्ष। कितना है? 165 वर्ष। तो नेपच्यून का परिक्रमण काल जो है 165 वर्ष का है, और ये सभी ग्रहों में से सबसे अधिक है। इसलिए अगर कभी पूछा जाए कि बताओ किस ग्रह पर वर्ष सबसे बड़ा होता है, तो कौन सा ग्रह है वो ग्रह है नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। रंग पूछा जाए तो क्या बोलोगे? रंग बोलोगे हरा नीला, ठीक है, हरा नीला। और कारण बताए हुए थे, कारण इसका भी क्या हो जाएगा? मीथेन, ठीक है, कारण हो जाएगा मीथेन, ठीक है। जैसे कि यूरेनस के हरे रंग का कारण क्या है? मीथेन। इसका हरा नीला रंग का कारण क्या है? मीथेन, ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद नीला सही है, नीला वही सही है। हाँ, नीला का स्पेलिंग क्या होगा? ठीक है, चलो इसके बाद है यहाँ सौर मंडल का। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। बताओ कौन सा ग्रह है जिस पर सौर मंडल का सबसे बड़ा तूफान यानी सबसे शक्तिशाली तूफान आता है? वो ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। तो याद रखना है, सौर मंडल का सबसे ताकतवर तूफान आता है कहाँ आता है? नेपच्यून पर। और इसका जो स्पीड है वो हो सकता है लगभग 2100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना हो सकता है? 2100 किलोमीटर पर आवर, तो काफी अधिक स्पीड होता है। फिर अगर इसको कंपेयर करना है तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक स्पीड हो सकता है वो है लगभग 400-450 किलोमीटर पर आवर, पर यहाँ जो तूफान आता है उसका स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच सकता है, ठीक है। इसीलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तूफान जो आता है वो कहाँ आता है? वो आता है नेपच्यून पर, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है वात में यानी विंडिएस्ट ग्रह, यानी सबसे अधिक तूफान युक्त ग्रह कौन सा है? वो है नेपच्यून, ठीक है। इसीलिए इसको एक उपनाम दिया जाता है वात में, या इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा विंडियस्ट। तो विंडियस्ट प्लैनेट किसको कहते हैं? नेपच्यून को, ठीक है। उपग्रह, अगर नेपच्यून का उपग्रह देखेंगे, टोटल उपग्रह है 14। कितने उपग्रह है नेपच्यून के? 14, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा जो, इसको तो अच्छे से याद रखना है, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है ट्राइटन। क्या नाम है? ट्राइटन। तो नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन। इसके बाद दो और याद रखना है तुमको, वो है नेरीड और हिप्पोकैम्प्स, ठीक है। तीन ही ग्रह इसका याद रखना है, ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे बड़ा, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह, या यूं पूछ लिया जाएगा कि ट्राइटन किसका उपग्रह है? किसका उपग्रह है? नेपच्यून का। इसके अलावा दो और नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है नेरीड और हिप्पोकैम्प्स। हिप्पोकैम्प्स का खोज रिसेंटली 2015 के आसपास हुआ है, इसलिए यहाँ से भी सवाल बन जाता है, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नेपच्यून के खोजकर्ता कौन है? जॉन गालिले। परिभ्रमण काल अगर पूछा जाए, यानी इसका एक दिन अगर पूछा जाए तो 16 घंटा 6 मिनट का, यानी तो 17 घंटा का दिया हुआ रह सकता है। परिक्रमण काल यानी एक वर्ष अगर अवधि पूछा जाए, एक वर्ष का अवधि, तो ये है पृथ्वी के 165 वर्ष के बराबर, जो कि सभी ग्रहों में से सर्वाधिक है, ठीक है। रंग पूछा जाए तो हरा नीला होगा इसका रंग, ठीक है। कारण क्या है? मीथेन, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे ताकतवर तूफान अगर पूछा जाए कहाँ आता है, तो होगा नेपच्यून, ठीक है। और इसका स्पीड लगभग 2100 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वात में ग्रह या विंडिएस्ट प्लैनेट, ठीक है। उपग्रह पूछा जाए तो उपग्रहों की संख्या है 14, और इसमें से प्रमुख है ट्राइटन, नेरीड और हिप्पोकैम्प्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा 8वां ग्रह पूरा हो गया। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो, पहला है प्लूटो। ये नाम सभी हम लोग जानते हैं, प्लूटो। प्लूटो जो था ये पहले ग्रह हुआ करता था, जब हमारा नवग्रह होता था, हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे, तभी प्लूटो हमारा सबसे अंतिम ग्रह था। लेकिन 2006 ईस्वी में इसको IAU के द्वारा इसको ग्रह के दर्जा से, ग्रह के लिस्ट से बाहर कर दिया गया, ठीक है। और इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया। याद रखोगे, प्लूटो अब ग्रह नहीं है, लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? बौना ग्रह के कैटेगरी में। तो याद रखोगे, IAU द्वारा ग्रह की सूची से हटाकर बौना ग्रह इसको घोषित किया गया। कब? 2006 में। ये ईयर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए प्लूटो का खोज किसने किया था, किसने किया था? क्लाइड टोम्बो ने। किसने खोजा था? क्लाइड टोम्बो। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, एग्जाम में आता है। प्लूटो ग्रह का खोजकर्ता कौन है? क्लाइड टोम्बो। और इन्होंने इसकी खोज की थी 1930 ईस्वी में। कब खोजा था? 1930 ईस्वी में, ठीक है। और 2006 ईस्वी में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसको बौना ग्रह घोषित किया गया।
अब सवाल ये उठता है कि प्लूटो को आखिर बौना ग्रह क्यों घोषित किया गया, या यूं कहें कि इसको ग्रह के दर्जा से यानी ग्रह के लिस्ट से इसको बाहर क्यों किया गया। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले IAU के द्वारा जो एक डिफाइंड कंडीशन है कि ग्रह बनने का, वो कंडीशन हमको जानना होगा। ठीक है, ग्रह बनने का IAU के द्वारा 3 मापदंड यानी स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। अगर कोई खगोलीय पिंड इन 3 मापदंड को फॉलो करता है तभी वह ग्रह कहलाएगा, नहीं तो ग्रह नहीं कहलाएगा। अगर इसमें से कोई दो, ठीक है याद रखोगे, अगर कोई दो यानी 3, जो कोई दो नहीं, ये 3 में से पहला दो, अगर कोई ग्रह यानी कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है पहला 2 कंडीशन और तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो उसको कह देंगे बौना ग्रह। अब देख लेते हैं कंडीशन है क्या क्या। पहला कंडीशन है कि तारे यानी सूर्य का परिक्रमा करना चाहिए, यानी जैसे हम अपने सौरमंडल का बात करेंगे तो हमारे सौरमंडल के केंद्र में जो तारा है उसका नाम है सूर्य। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रह कहलाएगा तो पहला चीज उसको सूर्य का परिक्रमा करना चाहिए। तो क्या प्लूटो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है? तो आंसर है हाँ कर रहा है। इसका मतलब पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन है कि द्रव्यमान इतना हो कि उसे गोल आकार दे दे, मतलब उस ऑब्जेक्ट का, उस खगोलीय पिंड का आकार गोल हो जाए, इतना उसका द्रव्यमान होना चाहिए। तो क्या प्लूटो का आकार गोल है? तो आंसर है हाँ गोल तो है, इतना सा द्रव्यमान है कि उसका आकार गोल हो चुका है। यानी ये 2 कंडीशन फॉलो कर रहा है। और अगर कोई ऐसा खगोलीय पिंड जो तीसरा कंडीशन क्या है सबसे महत्वपूर्ण, कि अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट के आसपास के क्षेत्र को साफ करने में सक्षम होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहली बात वो सूर्य का परिक्रमा करना चाहिए, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा उसका आकार गोल होना चाहिए और इतना सा उसका मास हो उसका आकार गोल हो जाए, ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा, जब वह अपने ऑर्बिट में घूमे तो मास सिर्फ गोल करने लायक नहीं होना चाहिए, बल्कि मास इतना अधिक होना चाहिए कि अपने ऑर्बिट को वो साफ कर सके। यानी साफ करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑर्बिट में कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं पड़े हुए, कुछ छोटे ऑब्जेक्ट हैं, तो उसको वो या तो खींच ले या वो रिपल करके भगा दे उस अपने कक्षा से दूर। अगर ये करने में सक्षम है तभी हम उसको ग्रह कहेंगे, नहीं तो ग्रह नहीं कहेंगे। तो क्या जो हमारे 8 ग्रह भी हैं वो ये काम करने में सक्षम है? तो ऑब्वियस है वो सक्षम है। लेकिन जब प्लूटो का चर्चा करेंगे तो प्लूटो पहला 2 कंडीशन तो फॉलो कर रहा है लेकिन तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो अपने कक्षा को साफ नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से 2006 ईस्वी में IAU ने इसको ग्रह के लिस्ट से बाहर कर दिया। तो अगर कभी पूछा जाए कि बताओ प्लूटो यानी यम जो है वह अब ग्रह क्यों नहीं रहा, क्यों उसको लिस्ट से बाहर किया गया, कारण क्या था? वह अपने ऑर्बिट को साफ नहीं कर पा रहा था। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, तो क्या वैसा कोई ऑब्जेक्ट जो अपने ऑर्बिट को साफ नहीं कर पा रहा है उसको ग्रह तो नहीं मानेंगे, तो क्या बौना ग्रह मानेंगे? तो आंसर है अगर इस 3 कंडीशन में से पहला 2 कोई फॉलो कर रहा है लेकिन तीसरा नहीं कर पा रहा है तो उसको हम बौना ग्रह बोलेंगे। ठीक है, और इस तरह का कंडीशन फॉलो करने वाला बहुत कम ऑब्जेक्ट अभी तक मिले हैं, अभी तक 5 ऑब्जेक्ट ही मिलेंगे, उसको हम लोग आगे चल के बौना ग्रह में देखेंगे। चलो वापस आओ प्लूटो पर। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्लूटो का खोज किसने किया था? क्लाइड टॉम्बो ने। कब किया था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, 2006 ईस्वी तक ये ग्रह था। ठीक है, इसलिए अगर कभी पूछा जाए कि बताओ प्लूटो किस अवधि तक ग्रह के रूप में विद्यमान था, तो याद रखोगे ये चीज 1930 से लेकर 2006 तक। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर कभी भविष्य में आया तो। ठीक है, 2006 में इसको IAU के द्वारा ग्रह के लिस्ट से बाहर किया गया। कारण क्या था? अपने ऑर्बिट को ये साफ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब ये प्लूटो यानी जो प्लूटो है अब किस रूप में अवस्थित है? बौना ग्रह के रूप में। ठीक है, अगर प्लूटो का परिक्रमण काल, मतलब इसका सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में समय जो है अगर पूछा जाए कितना है? 248 वर्ष। कितना है? 248 वर्ष। यानी सूर्य का प्लूटो का परिक्रमण काल, यानी ये पूछा जाए सूर्य का प्लूटो का बताओ 1 वर्ष कितने दिनों का होता है, तो क्या बोलोगे? पृथ्वी के 248 वर्ष के बराबर प्लूटो का 1 वर्ष होता है। ठीक है, और अगर प्लूटो हमारे ग्रहों के लिस्ट में होता तो सबसे अधिक जो परिक्रमण काल का समय है वो किसका होता? प्लूटो का होता। लेकिन प्लूटो अब ग्रह है नहीं, इसलिए हम लोग इसको बाहर करके रखे हुए हैं। ठीक है, परिभ्रमण काल यानी अपने अक्ष पे घूमने का काल। ठीक है, अगर पूछा जाए कितना है? लगभग पृथ्वी के लगभग कितने के बराबर है? पृथ्वी के लगभग 6 दिन के बराबर है। कितने के बराबर है? 6 दिन कुछ घंटा, यानी 6-6.5 दिन के आसपास है। तो कई जगह इसको 7 दिन भी लिख दिया जाता है। ठीक है, 6.4 डेज अगर पूछा जाए एग्जैक्ट तो क्या हो जाएगा? 6.4 डेज या 7 डेज, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो प्लूटो का परिक्रमण काल 248 वर्ष। ठीक है, और परिभ्रमण काल 6-6.5 घंटा, सॉरी 6.5 दिन या नहीं तो 7 दिन, जो रहेगा ऑप्शन में मार दोगे। ठीक है, और दूसरी बात
इसका जो ऑर्बिट है यानी जो इसका कक्षा है, नॉर्मल ग्रह का जितना भी 8 ग्रह है उसका एलिप्टिकल है, यानी अंडाकार तो है, दीर्घवृत्ताकार तो है, पर प्लूटो का जब बात करेंगे तो इसका थोड़ा सा और ज्यादा खींचा हुआ है। याद रखोगे इसका ऑर्बिट अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार यानी कुछ ज्यादा ही खींचा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक और गड़बड़ी है कि नॉर्मल सभी का अगर ये है कक्षा तो इसका थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कितना डिग्री झुका हुआ है, 17 डिग्री। ये भी याद रखना है। ठीक है, कि प्लूटो पहले से थोड़ा सा तो अब नॉर्मल था ही, लेकिन जब इसके कक्षा को देखा गया तो ये इसका कक्षा भी सबका तो नॉर्मल है, लेकिन इसका कक्षा 17.5 डिग्री झुका हुआ है। ये भी एक कंडीशन बनता है कि इसको ग्रह के लिस्ट से बाहर करने का। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा जाए इसको ग्रह के लिस्ट से बाहर क्यों किया गया, तो याद रखोगे कंडीशन में आंसर यही होगा, वो अपने ऑर्बिट को साफ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रह नहीं माना जाता। लेकिन ये सभी कंडीशन है जो इसको ग्रह के लिस्ट से थोड़ा दूर करता है। ठीक है, अगर व्यास पूछा जाए, ठीक है, प्लूटो का व्यास मतलब डायमीटर अगर पूछा जाए कितना है, तो 2377 किलोमीटर। कितना है, 2377 किलोमीटर। व्यास मतलब क्या हुआ, डायमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 2377 किलोमीटर, जो कि हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। तो याद रखोगे ग्रहों के नाम पे ऐसे भी ये धब्बा था पहले से भी, क्योंकि हमारे चंद्रमा से भी ये छोटा है। अगर हमारे चंद्रमा का व्यास पूछा जाए कितना है, 3474 किलोमीटर। ठीक है, हमारे चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर और इसका व्यास कितना है, 2370 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर के आसपास कम है, यानी बहुत छोटा था। ग्रहों के रेस्पेक्ट में ये काफी अधिक छोटा था, इसीलिए एक कंडीशन ये भी बनता है। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद इसका तापमान अगर पूछा जाए, तापमान कितना है, तो तापमान इसका औसतन तापमान जो है ये है -229 डिग्री। कितना है, -229 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये हमारे ग्रह के लिस्ट में होता तो सबसे कम तापमान वाला ग्रह कौन होता, प्लूटो, यानी -229 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उपग्रह काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से कई सवाल बने हैं। ठीक है, याद रखोगे इसके उपग्रहों की संख्या है 5 और पांचों का 5 तुमको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसमें से तो एक है जो सबसे बड़ा इसका उपग्रह है, जिसका नाम है शेरोन या चेरोन, जो आ जाए, जो लिखा हुआ मिले, दोनों प्रोनाउंस किया जाता है इसको। ठीक है, स्पेलिंग है चेरोन, प्रोनाउंस करते हैं शेरोन, लेकिन हिंदी में कई बार चेरोन भी लिखा जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों में से दोनों वर्ड यूज किया जाता है, चेरोन या शेरोन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावे कौन कौन है, निक्स, हाइड्रा, ठीक है, उसके बाद केरबेरोस और स्टिक्स। ठीक है, क्या क्या है, फिर से रिपीट करो, चेरोन, निक्स, ठीक है, चेरोन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टिक्स। ठीक है, फिर से रिपीट करो, चेरोन यानी सेरोन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टिक्स। ये 5 उपग्रह हैं प्लूटो के और इस पांचों से सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी तक यहाँ पर 2 से सवाल पूछा गया है, एक है सेरोन और दूसरा है स्टिक्स। ये 2 उपग्रह जो है इससे सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए अच्छे से याद रखना। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है, बताओ सेरोन किसके उपग्रह हैं। ठीक है, तो याद रखना किसके उपग्रह हैं, प्लूटो के। और प्लूटो के कुल उपग्रह कितने मिले हैं अभी तक, 5। ठीक है, यहाँ पर प्लूटो का लिस्ट, प्लूटो का डाटा हमारा क्लियर होता है। चलो एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। प्लूटो का खोजकर्ता कौन है, क्लाइड टॉम्बो। कब इन्होंने खोजा, 1930 में। ठीक है, कब तक ये ग्रह के रूप में रहा, 2006 तक, क्योंकि 2006 में IAU ने इसको ग्रह के लिस्ट से बाहर कर दिया। कारण क्या था, अपने ऑर्बिट को ये साफ नहीं कर पाता था। ठीक है, परिक्रमण काल पूछा जाए कितना है, 248 वर्ष। परिभ्रमण काल पूछा जाए कितना है, 6.5 दिन, पृथ्वी के 6.5 दिन के बराबर या 7 दिन के बराबर। ऑर्बिट में थोड़ा गड़बड़ी है, याद रखोगे क्या गड़बड़ी है, इसका थोड़ा ज्यादा इलेप्टिकल है और ये झुका हुआ भी है। कितना झुका हुआ है, 17 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, व्यास अगर पूछा जाए कितना है, 2377 किलोमीटर, जो कि हमारे चंद्रमा से कम है। ठीक है, उसके बाद तापमान पूछा जाए औसतन कितना है, -229 डिग्री सेल्सियस। उपग्रहों की संख्या इसकी कितनी है, 5। कौन कौन सा है, शेरोन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टिक्स, ये 5 इसके उपग्रह हैं। ठीक है, अब है बौना ग्रह। अभी तो हम लोग चर्चा किए कि प्लूटो एक बौना ग्रह है। ठीक है, और कंडीशन भी बता दिए तुमको कि बौना ग्रह कैसे बन सकता है, कोई कैसे बौना ग्रह के लिस्ट में शामिल हो सकता है, इसका कंडीशन क्या है। तो IAU के द्वारा जो 3 कंडीशन दिए हुए हैं ग्रह बनने का, उसमें जो पहला 2 कंडीशन को फॉलो कर रहा है पर तीसरे कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको हम क्या कह देंगे, बौना ग्रह। और अभी तक कुल जो बौना ग्रह मिला है वो कितना मिला है, 5। कितने बौने ग्रह हैं अभी तक हमारे सौरमंडल में, 5। ठीक है, अब सोचो, लगा होगा कि ये 2 कंडीशन फॉलो करने वाला तो बहुत होगा, लेकिन बहुत नहीं है। 5 ही ऐसे ऑब्जेक्ट अभी तक मिले हैं जिसको हम लोग बौना ग्रह घोषित किए हैं। इस 5 में से 5 का नाम हम लोग याद करेंगे। पहला है एरीज। यहाँ से 2 और सवाल बन सकते हैं। क्या बन सकता है कि बताओ सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है। तो कई बार सबसे बड़ा बौना ग्रह अगर पूछा गया और प्लूटो ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग क्या मार के आ जाएंगे, एरीज।
लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग है। एरिस जो है इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है और ये सबसे भारी हो जाता है, लेकिन प्लूटो का जो है वो रेडियस यानी या डायमीटर उसका बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा साइज में कौन हो जाता है, प्लूटो, और सबसे भारी कौन हो जाता है, एरिस। लेकिन अगर कभी प्लूटो ऑप्शन में नहीं रहे और सबसे बड़ा पूछा जाए तो हम लोग क्या करके आएंगे, एरिस, क्योंकि एरिस पहले से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो याद रखोगे सबसे भारी कौन, एरिस, सबसे बड़ा कौन, प्लूटो। ठीक है, याद रखना ध्यान से। इसके बाद सेरेस, होमाया और मेकमेक, कितने मोनाग्रह हैं, 5। कौन कौन सा, एरिस, प्लूटो, सेरेस, होमाया और मेकमेक। ये 5 ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग बौना ग्रह का दर्जा दिए हुए हैं। ठीक है, चलो यहां तक याद रखना। तो बौना ग्रह भी समझ में आ गया क्या 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 होता है। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये कई बार हो सकता है इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसको नहीं जानता होगा, तो इसलिए अच्छे से इसको याद रखना। कंडीशन ग्रह के कितने हैं, 3, उसमें से ऊपर का 2 जो फॉलो कर रहा है, नीचे का नहीं कर रहा है, उसी को हम बौना ग्रह कहेंगे। ठीक है, चलो एक और पॉइंट है, वो है द ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, जुपिटर के पढ़ाने के समय में इसको हम पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पे शायद इसको छूट गया था, इसीलिए यहाँ पे इसको हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, द ग्रेट रेड स्पॉट, कई बार यही सवाल उठा के डायरेक्ट पूछ लेता है, द ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह से संबंधित है या किस खगोलीय पिंड से संबंधित है। तो याद रखोगे द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर से संबंधित है। पहले तो ये याद रख लेना है, इसके बाद ये क्या है इस पर हम लोग आते हैं। तो द ग्रेट रेड स्पॉट इसलिए कहा गया क्योंकि जब दूर से हम लोग जुपिटर को पहली बार देखे तो लाल एक धब्बे के जैसा उस पर नजर आया, तो हम लोग को लगा था ये कुछ होगा। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये मूव कर रहा है, इसीलिए ज्यादा जिज्ञासा उठी इस पर, और इस पर जब रिसर्च किया गया पता चला ये एक क्या है, तूफान है। ठीक है, जो कि चारों तरफ घूमते जा रहा है जुपिटर के। ठीक है, इसलिए इसका पोजीशन जो है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, इससे 2-3 डाटा है जिसको हमको याद रखना है। पहला चीज, जुपिटर पे अवस्थित तो है, लेकिन जुपिटर के किस गोलार्ध में, जुपिटर के उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। तो अगर ये जुपिटर है, ये जुपिटर का इक्वेटर हो गया, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो कहां अवस्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर इक्वेटर से लगभग 22 डिग्री के आसपास नीचे यहाँ पर अवस्थित है द ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, तो यहां से एक चीज याद रखना है कि जुपिटर पे कहां अवस्थित है, जुपिटर के दक्षिणी गोलार्ध में, इक्वेटर से लगभग 22 डिग्री नीचे। ये चीज याद रखोगे। दूसरा सवाल जो यहाँ से पूछा सकता है वो ये है, द ग्रेट रेड स्पॉट यानी ये जो तूफान है ये कैसा है, चक्रवाती तूफान या प्रति चक्रवाती। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए ये याद रखना है हमको, ये प्रति चक्रवाती तूफान है। यानी तूफान कैसा है, प्रति चक्रवाती, चक्रवाती नहीं, प्रति चक्रवाती तूफान है। तो दो क्या क्या बात हो गया, जुपिटर पर अवस्थित तो है लेकिन कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, और कैसा तूफान है ये, प्रति चक्रवाती तूफान। ये दोनों बात याद रखोगे। इसके बाद एक और पॉइंट है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, किसने की थी, सैमुअल हेनरिक स्वाबे ने। किसने खोजा था, सैमुअल हेनरिक स्वाबे। तो द ग्रेट रेड स्पॉट जो कि जुपिटर पे अवस्थित एक प्रति चक्रवाती तूफान है, इसकी खोज किसने की थी, सैमुअल हेनरिक स्वाबे। ठीक है, इतना सारा चीज याद रखोगे। ठीक है, चलो अब आगे का चीज हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।